अच्छा ऋचा जी, थोड़ा हमें बताओ, आप लिटरली झांसी से प्राइम टाइम पे आए और प्राइम टाइम से फिर आप एंकर बन गए अपने खुद के शो के, जो अब इतनी सक्सेसफुली रन करता है। थोड़ा सा टेक अस थ्रू योर जर्नी। ओह माय गॉड, कैसे हुआ ये सब? तो बहुत लंबी स्टोरी में बहुत शॉर्टकट कट बना। हाँ। तो झांसी एक ना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। मैं हमेशा झांसी में भी सोचती थी कि एक लोअर मिडिल क्लास बोलते थे हम, एक अपर मिडिल क्लास, एक मिडिल क्लास भी होती है ना, जो एकदम लोअर भी नहीं होती। मेरे पापा सरकारी डॉक्टर थे, लेकिन कमिंग फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड, तो जहाँ आप होता था हमारे माता पिता के ऊपर परिवार की जिम्मेदारियाँ होती हैं, बहनों की शादियाँ, तो मैंने वो वाला माहौल देखा है वेयर वी हैड लिटिल इनकम, पापा के ऊपर जिम्मेदारियाँ। तो बहुत हम मैं एक अच्छे स्कूल में पढ़ी, एक अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी, लेकिन ज़रूरतें सारी पूरी होती हैं, लग्जरीज बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं आपके पास। वो वाला पूरे बचपन हमारे पास कार नहीं थी, तो मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली कार जब मेरी शादी हो गई और मेरे हस्बैंड ने एक सेकेंड हैंड मारुति 800 खरीदी, तो हम मतलब उस बैकग्राउंड से मैं आई हूँ। काफ़ी कंजर्वेटिव बैकग्राउंड था, लेकिन मेरी माँ हमेशा मुझे लेकर बहुत एम्बिशियस थी। एम्बिशियस इन द सेंस उनके सपने थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब माँओं के अपने नहीं पूरे हुए होते हैं, जल्दी शादी हो जाती है, तो उन्हें लगता है मेरी बेटी कुछ करेगी। वो थॉट उन्होंने हमेशा मेरे अंदर डाला था, तुम्हें किरण बेदी की तरह बनना है। मतलब उन्हें लगता था या तो यूपीएससी करे, कुछ करेगी, वो थॉट हमेशा रहा। ये तो मेरी नानी भी मुझे बोलती है ना थी, उस समय की हर कोई सबकी हीरो थी किरण मैम। और मुझे तो उस जमाने में किरण बेदी बताया गया था जब मुझे पता भी नहीं होता था कि आईपीएस ऑफिसर क्या है। 4-5 साल की मैं रही होंगी। तो मेरी मदर को हमेशा ये था कि कुछ करेगी। हम नॉर्मल जैसे जो हमारी फैमिली है कि लड़कियों की शादियां हो रही हैं, वो ये नहीं करेगी। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं एक बैठ गया। और जो एनर्जी आप यूनिवर्स को देते हो। फिर मैं कंप्यूटर कोर्स कर रही थी, जिसका 3rd ईयर करने में दिल्ली आई थी 1996। आई वाज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड, और बहुत बिल्कुल छोटे शहर वाली सिंपल सी लड़की। और जब वो कर रही थी, तो मैं झांसी में एक ऑर्गेनाइजेशन है स्पीक मेके, म्यूजिक के लिए काम करते हैं, उसकी वॉलंटियर थी। तो जब दिल्ली आई कंप्यूटर कोर्स करने, तो मैंने वो ऑर्गेनाइजेशन में भी कांटेक्ट किया। तो उन्होंने मैं यहाँ वॉलंटियर करने लगी। 96 में दूरदर्शन वाले आए थे स्पीक मेके पर एक फिल्म बनाने। आप देखो हाउ योर डेस्टिनी। बानी, मैं डेस्टिनी में बहुत बिलीव करती हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं कर्म में नहीं, लेकिन भाग्य और कर्म दोनों साथ चलते हैं। बिल्कुल। तो दूरदर्शन वाले आए थे एक कर्टन रेजर बनाने स्पीक मेके पर। डॉक्टर किरण सेठ ने कहा ये भी एक बाइट दे देगी, ये भी कुछ बोलेगी। तो मैंने कुछ तो बोला होगा, पता नहीं क्या, बट उनके कैमरा पर्सन ने कहा बहुत फोटोजेनिक है लड़की। अच्छा, उस जमाने में तो ना मेकअप, मतलब मुझे लगता है मैं एक बिंदी और काजल लगाती थी। और जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा हिंदी भी अच्छी बोल रही है। तो मुझसे बोले कि बेटा कभी मीडिया में ट्राई किया? मैंने कहा सर मैं तो झांसी से आई हूँ, छोटा शहर, मैं किसी को यहाँ जानती नहीं। उस ज़माने में उन्होंने मुझे एक पेजर नंबर दिया कि अच्छा तुम मुझे मैसेज करके दूरदर्शन आना। वो भी भूल गई 1-2 महीने, वो भी नहीं सोचा। फिर अचानक मैंने रैंडमली एक दिन कि चलो वो रमेश शर्मा जी को मैसेज भेज के देखती हूँ पेजर पे। उनके मैसेज भेजा, सर मैं कल आपके ऑफिस आऊँगी। अगले दिन ऑफिस गई तो उनके असिस्टेंट बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि वो तो नहीं है, लेकिन हमने आपको एक प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया है। अंकुर करके एक गार्डनिंग पे प्रोग्राम आता था संडे सुबह 9 बजे, अभी भी मुझे याद है, दूरदर्शन पर। तो वो आप गुलाब पे कुछ स्क्रिप्ट लिख लाना। इट वॉज अबाउट कि गार्डनिंग पर ही होता था कि अभी किस सीजन में कौन से फूल लगाने हैं, होम गार्डनिंग। तो मैंने कहा आपने मेरा ऑडिशन कुछ तो लिया नहीं? तो बोले वो जो हमने आपकी बाइट रिकॉर्ड की थी ना, वो उससे समझ में आ गया कि आप अच्छा लिख सकती हैं, बोल सकती हैं, और थोड़ा सा मेकअप कर लीजिएगा। अच्छा, मेकअप भी नहीं, कुछ नहीं आता था बानी। तो दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड विद द कैमरा। 500 रुपये शूट के मिलते थे, 1 महीने में 2 शूट। तो ये शुरू हुआ, और फिर मैंने स्पीक मेके के लिए भी जॉब किया। आई वॉज द फर्स्ट एम्प्लॉय ऑफ स्पीक मेके एक तरह से। पर मुझे बात बताओ, कैमरा के सामने यू फेल्ट कंफर्टेबल इंस्टेंटेनियसली? वो कुछ था ही। वो मैं बचपन से ना स्टेज पर भी, मतलब थ्रू आउट माई स्कूलिंग मैं आई वॉज अबव एवरेज स्टूडेंट। मतलब उस जमाने में टॉपर के 80 आते थे, तो हम 70 वाले थे। तो आज के 80% वाले बच्चे को आप कुछ समझेगा ही नहीं। तो हम 60-70 के बीच में झूलते रहते थे। तो मतलब ठीक है, नॉट टू बैड, नॉट टू ग्रेट। लेकिन एक चीज मेरी थ्रू आउट स्कूलिंग की है कि स्कूल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि फंक्शन हुआ हो और ऋचा बादल स्टेज पर ना हो। मेरा नाम ऋचा बादल था। मतलब कुछ भी मैं होना ही है मुझे स्टेज पर, चाहे डिबेट होगा, एलिक्यूशंस बोलते थे ना हम लोग के पोइट्री रिसाइटल को, डांस होगा, सिंगिंग होगी, थिएटर होगा, मतलब मैं मंच पर हूँ। तो माइक्स तो मेरा सबसे पुराना दोस्त, सबसे पहला दोस्त है, उसके साथ कैमरा ऐड हो गया। बट अगर आपको ऐसे लोगों के सामने परफॉर्म करने की आदत है, करेक्ट, तो ये भी तो कुछ लोगों के सामने मैं परफॉर्म कर रही हूँ। मैं तो देखती भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे बहुत कॉन्शियस नहीं, मुझे लगता है अगर कोई मुझसे पूछे ना तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स कौन है बानी, तो शायद मैं कहूँगी माइक और कैमरा मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। या ये मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई।
वाओ, सो यू वर डेस्टिन्ड फॉर दिस ओनली ना? आई वॉज डेस्टिन्ड टू बिकम समथिंग, मतलब मैं जर्नलिस्ट अब नहीं कहूँगी क्योंकि इतना सारे काम कर चुकी हूँ न्यूज़ के अलावा भी. आई वॉज डेस्टिन्ड टू बी फ्रेंड्स विद द माइक एंड द कैमरा. आप न्यूज़ रूम मिस करते हो उसका केओस थोड़ा? क्योंकि वहाँ पे मुझे ऐसे लगता है शायद माहौल तनाव का रहता है काफी, और अब आपका कंटेंट बहुत पॉजिटिव और यू नो लाइक दिल को छूने वाला है, थोड़ा खुशहाल. एक टाइम ऐसा था कि मैं न्यूज़ भी पढ़ रही थी और मैं जिंदगी लाइव भी कर रही थी. तो फिर मुझे ना प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि न्यूज़ में उस समय अग्रेशन धीरे धीरे, आज हम जो न्यूज़ देख रहे हैं उसकी शुरुआत हमारे टाइम हो चुकी थी. तो मुझे परेशानी होने लगी. फिर मैंने अपने बॉस से कहा कि मैं दोनों नहीं कर पाऊंगी. ये कोई स्विच नहीं है कि आपने ऑन ऑफ कर दिया. अभी आप इतने एम्पैथेटिक हो गए, फिर आप सडनली स्टूडियो में जाके चिल्ला रहे हो. और धीरे धीरे जब चिल्लाना शुरू हुआ तो मेरा वैसे भी न्यूज़ से मन हटने लगा था. सो फाइनली आई टुक अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन कि मुझे न्यूज़ नहीं पढ़नी है, मुझे सिर्फ जिंदगी लाइव करना है. और उस समय मुझे समझ में आ गया था कि मुझे यही करना है आगे. आपने ऑलमोस्ट न्यूज़ का कल्चर क्या होने वाला है प्रिडिक्ट कर लिया और फिर आपने कहा नहीं करना. नहीं, क्योंकि मैंने जो न्यूज़ पढ़ी है जब प्रिंस गड्ढे में गिरा था, आज तक लोग जिस स्टोरी का सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं उसमें मैंने एंकरिंग की है. उसमें बहुत फ़नी चीज़ें की हैं कि वो कैलाश खेर लाइन पर हैं, आप उनसे बात कीजिए. अब बच्चा एक गड्ढे में गिरा है, उस रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसमें मैं कैलाश खेर से क्या पूछूं. या वेरी सैडली द आरुषि मर्डर केस, उसमें मैं एंकर थी. निठारी जो कांड हुआ था उसमें मैं एंकर थी. तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे इवेंट्स में मैंने एंकरिंग की है जहां मुझे एज अ जर्नलिस्ट या एज अ टीवी एंकर मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे. या सेलिब्रिटीज़ की शादी में जो हम लोग घुस जाते हैं ज़बरदस्ती की खाने में, आपको पता है मेन्यू में क्या है. तो ये सब हमने किए हुए हैं. मुझे याद है वीरेंद्र सहवाग की शादी थी शायद, हाँ, तब मैं न्यूज़ एंकर थी. मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, व्हाई एम आई इवन डूइंग दिस. तो मेरा आई थिंक वो नेचुरली स्विच. बट हाउ वंडरफुल, क्योंकि यू आर, as you said, destined to be this person who understands stories, who shares stories, who listens to them and also gets them out of people. You know, that is your skill. Yeah. क्योंकि मैंने जितने भी आपके अभी के जिंदगी ऋचा के शोज देखे हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है आप कुछ तो निकालते हो जो बाकी और कोई नहीं निकाल सकता है. जैसे हाल ही मैंने अभी आपका 2 घंटे का आई थिंक 2-part एपिसोड था विद जाकिर, एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ जाकिर. तो मैंने वो दोनों घंटे मतलब डिलीजेंटली बैठ के, कुछ नहीं, मुझे पता भी नहीं चला टाइम कहाँ गया, और मैंने दोनों घंटे देखा वो. एंड मुझे लगा आई डिस्कवर्ड अ साइड जो मैंने इतनी उनकी इंटरव्यूज देखी मैंने नहीं देखी थी कहीं और. हाँ, जो आई थिंक आप ही लेके आए. और मुझे उनकी स्टोरी पर्टिकुलरली पसंद है क्योंकि उनकी स्टोरी ऑफ स्ट्रगल मेरे पापा की स्टोरी ऑफ स्ट्रगल से बहुत सिमिलर है. काफ़ी. तो अगर मैं कहूँ कि आपको अपनी कहानी अपनी ज़बानी बतानी हो तो ऐसा आप क्या बताओगे जो हमने नहीं सुना कभी आपसे पहले? कोई एक किस्सा, कोई एक स्टोरी. ओह माय गॉड, बहुत होंगे मेरे. तो ऐसा करते हैं, ये थोड़ा मैं सोचती हूँ. हाँ. हम आगे चलते हैं, बट ये मेरे दिमाग में रहेगा कोई ना कोई चीज़, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, जैसे अब मेरा स्पिरिचुअल साइड भी अब तो मैं बात करने लगी हूँ. पहले मैं काफ़ी टाइम नहीं करती थी. या अपना हमारा ओशो में क्या होता है कि आप ओशो संन्यास लेते हैं, जिसके बारे में लोगों को लगता है संन्यास मतलब ऐसा संन्यास नहीं. मेडिटेट इन द मार्केट प्लेस जिसको कहते हैं ना, गृहस्थ वाला संन्यास. बिल्कुल. तो नाम बदलते हैं. ओशो भी जब थे तब अपने सन्यासियों के नाम बदलते थे. तो मुश्किल से मुझे लगता है दुनिया में 2 या 3 लोग होंगे जिन्हें मेरा संन्यास नाम पता होगा. तो कुछ चीज़, हाँ, जैसे कभी नहीं बताया. या ऐसी चीज़ें हैं मेरे बारे में जो, बट so we'll circle back to this one story, but it's so interesting you say that क्योंकि I mean I read the Bhagavad Gita when I was very young, and you know very clearly it states that हमें detachment का ना मतलब नहीं समझ आया है. We think that detachment is not owning anything, whereas detachment is that nothing owns you. बिल्कुल. You know, तो आप गृहस्थ होके भी जैसे आप कह रहे हो संन्यास ले सकते हो. हाँ, और नहीं, ओशो हमेशा कहते थे बी अटैच टू थिंग्स इन अ वेरी डिटैच्ड मैनर. तो मेरा मानी हमेशा ये रहा है कि एज आई सेड, मैं उस बैकग्राउंड से आई हूँ जहाँ बचपन में साइकिल चलाते थे, फिर पापा के पास एक मोटरसाइकिल या काइनेटिक होंडा थी, उसके बाद हमारे पास फिर कार आ गई, अब शायद 3-4 कारें हैं. लेकिन मैं हमेशा इस अवेयरनेस के साथ जीती हूँ कि किसी दिन ये कार हो सकता है फिर ना हो. लोग ना अपनी प्रॉपर्टी से या किसी भी चीज़ से बहुत अटैच हो जाते हैं, मेरा वो नहीं होता. सो मुझे ये लाइन बहुत पसंद है, बी अटैच्ड इन अ वेरी डिटैच्ड मैनर. जैसे ओशो ने कभी ये नहीं कहा कि आपके पास जो है आप उसके को एंजॉय मत कीजिए, मतलब ज़बरदस्ती कि मेरे पास बहुत अच्छे कपड़े खरीदने के पैसे हैं लेकिन मैं ना खरीदूँ, ऐसा नहीं है. आप सब कुछ खरीदो, सब कुछ एंजॉय करो.
बट ये इस होश के साथ करो कि आज है, विच इज अ गिफ्ट टू यू। करेक्ट। ब्रेड एंड बटर के अलावा जितना मिलता है, अगर आप मतलब मेरी फिलॉसफी ये है कि अगर मेरे सर के ऊपर छत है, मेरे पास कपड़े पहनने के लिए, खाने के लिए, ये मैंने एकदम अपनी बेटी को कहा था, खाना है, ये ज़रूरी चीज़ें हैं, ये मिल गई, इसके बियॉन्ड जो भी मिल रहा है उसके लिए मुझे बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए। मतलब ग्रेटफुल तो इन चीज़ों के लिए भी होना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन वो तो फिर एक्स्ट्रा है। वो जहाँ से आया वो कभी भी जा भी सकता है। तो आज अगर मैं एक अच्छी लग्जरी गाड़ी में घूम रही हूँ, वो जा भी सकती है, कल को मैं वापस रिक्शे पर आ सकती हूँ। तो अगर मैं उस होश के साथ जीती हूँ ना, तो मैं अपनी उस गाड़ी से अटैच्ड नहीं हूँ। आज मैं अगर बड़े घर में हूँ, लेकिन मुझे आज भी बानी, मैंने अपने झांसी का बचपन का घर जो लिटरली 2.5 कमरे, लेकिन 2.5 कमरे आप ये वाले कमरे मत समझिएगा, मतलब आज मैं जिस घर में रहती हूँ उसका सबसे छोटे कमरे से छोटे थे वो कमरे। तो मैं पता नहीं क्यों आज भी उस घर को भूली नहीं हूँ। मैं उसको याद रखती हूँ कि रचा तुम आई वहीं से हो। तो मुझे हमेशा लगता है अपने रूट्स जहाँ से आप आए हो ना, वो याद रहे, होश में रहना चाहिए। आपको जरूरी नहीं आज वो ऐसा जीवन जीने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल, लेकिन बस याद रहे कहाँ से आए थे, कहाँ से आए थे, और कितना लंबा आ गए। उसके लिए बहुत अच्छा सोचो ना। हमेशा ये सोचते रहो कि और कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, अरे यहाँ से आए बहुत अच्छा है, आई एम हैप्पी बीइंग हियर। कितनी लंबी जर्नी करके पहुंचे भी तो बस तो बचे। और एक जो आप पूछ रही थी ना, जो नहीं पता लोगों को, मेरे ना मैं पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करती हूँ कि जो सोचती हूँ, तो बचपन से ना बहुत सारी चीज़ें सोचती थी। टीवी नहीं था जब बहुत छोटी थी, अखबार आता था घर में, तो मैं सोचती थी कि बस, अच्छा ये भी नहीं पता था क्या बनना है, जब बच्चों को पता होता है डॉक्टर, इंजीनियर, ये वो। तो मैं सोचती थी कुछ ऐसा करूँगी कि बस एक दिन ऐसा आए कि जिस दिन मैं मरूँ तो अखबार में मेरा नाम छपे। टुडे व्हेन आई लुक बैक बानी, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बच्चे ने मैनिफेस्ट किया था फेम को, उसने मनी को, जबकि था नहीं घर में पैसा, फिर भी मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे पास बहुत पैसा हो। क्यों नहीं सोचा? 5-6 साल की तो थी, ये भी तो सोच सकती थी, अरे मेरे पापा के पास देखो इतने पैसे नहीं, काश मेरे पास एकदम बहुत पैसे हों। मैंने ये क्यों सोचा कि मैं किसी दिन मरूं तो अखबार में नाम छपे। सो आई मैनिफेस्टेड फेम। समझो, जब एक बार ये चलते चलते सड़क पे सोचा कि अमिताभ बच्चन के लिए ऐसे भीड़ में नहीं खड़े होंगे, एक दिन आमने सामने मिलेंगे, वो मैनिफेस्ट ही तो किया था मैंने, और वो 96 में किया था, 2004 में वैसे ही मिल लिए। तो आपको पता है मैं छोटी थी तो मैं ये सोचती थी कि जो लोग कार में घूमते हैं उनको कोई दुख नहीं होता होगा जिंदगी में। मतलब मैं कैसे सोचती थी चीज़ें, मतलब मैं ऐसे कोई कार में दिखता था, मैं सोचती थी अरे ये इंसान तो कितना खुश होगा ना। लेकिन वो फिर लेसन यूनिवर्स ने मुझे सिखा दिया कि नहीं, कार में बैठने के बाद भी बहुत दुख होते हैं। दुखी तो सभी हैं, दुखी सब है, अलग अलग लेवल तो पे। ये मेरी छोटी छोटी बचपन के वो होते थे ड्रीम्स एंड ऑल। लेकिन हाँ, ये सपना था कि मरूं तो अखबार में खबर छपे। टीवी नहीं था, पर फिर अब टीवी पे भी आ गए, हर पे टीवी पे आ गए, और अब इतना तो कमा लिया कि जिस दिन जाएंगे कहीं तो छप जाएगा। तो, अरे क्या बात कर रहे हो आप। सपना ही था, जो भी था डिजायर वो पूरा कर लिया। अच्छा, आपने अभी अमिताभ बच्चन जी की बात बताई, आपने अपने शो में भी इतने मतलब दिग्गज लोगों को इंटरव्यू करा है। आई नो आपका एक कोई फेवरेट तो नहीं होगा क्योंकि होना मुश्किल है, बट कोई भी एक इंटरव्यू या एक कॉन्वर्सेशन जो घर कर गई हो, कोई बात आपके साथ जो याद आती है? देखिए, इंटरव्यूज़ तो सारे, चाहे सेलिब्रिटी या आम लोग, मैंने आपको बताया कि वो तो इतनी कहानियां ना कि मैं पूरा आपका 2-4 एपिसोड निकाल सकती हूँ। बट बच्चन साहब की एक बात बताऊँ, बच्चन साहब से 2000 में मिली थी, तो इंटरव्यू के लिए ही मिली, और बिल्कुल बच्ची सी थी। उनसे ना मैंने बानी, उनसे और पंडित रविशंकर सितार वादक, मीडिया में आने से पहले मैंने 1 साल पंडित जी के साथ काम किया था, उनका ऑफिस असिस्टेंट टाइप। मैंने उन दोनों से एक चीज़ सीखी कि एक्चुअली बड़प्पन क्या होता है। मैंने बहुत घमंडी लोग भी देखे हैं, और आज की डेट में बानी, अगर मेरे सामने कोई दिखता है ना जो पैसे को लेकर या स्टेटस को लेकर घमंड कर रहा हूँ ना, तो मैं ऊपर से तो कुछ नहीं, लेकिन मैं अंदर से हंसती हूँ। क्योंकि मैंने संगीत और बॉलीवुड, इसकी 2 सबसे बड़ी हस्तियाँ बहुत क्लोजली देखी हैं, और मैंने देखा है कि उनका बड़प्पन कहाँ से आया है। पंडित रविशंकर, जिनको संगीत का भगवान कहा जाता है ना, वो घर में कैसे रहते थे हम सबके साथ, वो मैंने देखा है, उनसे मैंने सीखा है। मैं उनके, वो ना हमेशा मुझसे कहते थे ऊपर बैठ जाओ सोफे पे, मैं हमेशा ना उनके पैरों के पास बैठती थी। मैं कहती थी गुरुजी आपके तो यहीं चरणों में ही बैठना है। बट आई हैव सीन हिज ह्यूमिलिटी, आई हैव सीन बच्चन सर्स ह्यूमिलिटी। तो जब 2004 में मैं उनके इंटरव्यू लेने उनके रूम में गई, मनाली में शूटिंग चल रही थी, तो उन्होंने सुबह बुला लिया था। उन्हें समझ में आ रहा था कि लड़की बहुत नर्वस है। वो जिस तरह से मुझे ट्रीट करते, आप क्या लेंगी, चाय पानी, मतलब वो उनको ज़रूरत नहीं थी, वो जैसे हैं वैसे कंटिन्यू कर सकते थे। ही मेड मी फील सो कंफर्टेबल, सो कंफर्टेबल। उस दिन उनसे मैंने कहा कि सर आज झांसी की एक लड़की का सपना पूरा हुआ है, आपको आमने सामने से देखना था। उन्होंने इतना सम्मान दिया ना मुझे बानी, कोई क्या किसी को देगा। तो वो चीज़ मैंने उनसे सीखी।
पंडित रविशंकर का मैंने एक इंसिडेंट इनफैक्ट कपिल शर्मा शो में भी बताया था कि जब हम एक आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा था स्टेज पे, मैंने कहा कि गुरुजी अपन चले गया, ही सेड बेटा मंच पर कलाकार है, उठकर नहीं जाते। रविशंकर उठकर चले जाएं तो कोई कुछ शिकायत भी नहीं करेगा, बिल्कुल। बट वो इतने बड़े कलाकार इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने से एक छोटे कलाकार का सम्मान रखा कि वो मंच पर है, उठकर नहीं जाएंगे, उठकर जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और इन दोनों लोगों की एक और खासियत है बानी, दोनों अपने समय को लेकर हमेशा, अब गुरुजी तो नहीं है रविशंकर जी, लेकिन बच्चन सर को हम लोग केबीसी के सेट पर भी देखते हैं, समय को लेकर बहुत पाबंद रहते हैं। और इन दोनों लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ। और एक कोट है जो मैंने कुछ टाइम पहले लिखा भी था कहीं पर, कि मुझे ऐसा लगता है सक्सेसफुल होना उतना मुश्किल नहीं है, कभी ना कभी आप हो जाते हैं, सफल बने रहना और सफल होकर सरल और सहज बने रहना वो आसान नहीं होता, और वो मैंने इन दोनों से सीखा है। तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग थी। बाकी तो कोई भी गेस्ट, अभी जाकिर से बहुत कुछ सीखा। जाकिर से जब मिली, उन्होंने ये बताया कि जब वो रेडियो इंस्टीट्यूट में दिल्ली में कहीं पढ़ रहे थे तो मेरे शो पर आकर ऑडियंस में बैठते थे। कई बार क्या होता है, आप सक्सेसफुल होने के बाद ये सब बताना नहीं चाहते किसी को, और आज जाकिर इतने बड़े हैं, पंकज त्रिपाठी, आशुतोष राणा, विद्या बालन, हर किसी से, और जो नॉर्मल गेस्ट भी हैं, जो आम लोगों का भी मैं इंटरव्यू करती हूँ, हर किसी से बहुत कुछ सीखती हूँ। सो आज यहाँ से मैं जाऊँगी ना तो आपसे भी कितनी चीज़ें सीख जाऊँगी आपको ही नहीं पता चलेगा। मैं तो बहुत कुछ सीख के जाऊंगी, इसकी गारंटी मैं ले रही हूँ, बाकी का तो मुझे पता नहीं।